सबसे पहले बात करते हैं समंदर के बाहुबली की ताकत की, जो अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। नौसेना के आईएनएस विक्रांत के बेड़े में एक और हवाई योद्धा जुड़ गया है। पहली बार सेना के रोमियो हेलीकॉप्टर ने आईएनएस विक्रांत पर सफल लैंडिंग की। यह हेलीकॉप्टर आईएनएस विक्रांत के तरकश में ऐसा तीर है जिसका निशाना अचूक माना जा रहा है। ये मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर सर्विलांस के साथ साथ दुश्मन पर अटैक करने में काफी एक्सपर्ट है। विक्रांत और रोमियो की ये जोड़ी जो है वो हिंदुस्तान का ऐसा सुरक्षा कवच बन गया है जिसे चुनौती देने की कोई भी दुश्मन देश सोच भी नहीं सकता है। भारत की सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर की सबसे ताकतवर युद्धपोत पर सफल लैंडिंग ने आईएनएस विक्रांत को और भी ताकतवर बना दिया है। रोमियो MH-60R हेलीकॉप्टर ने बुधवार को आईएनएस विक्रांत पर पहली बार लैंडिंग की। इस सफल लैंडिंग के साथ ही भारतीय नौसेना ने एक और कीर्तिमान दर्ज दिया। इस चॉपर को विक्रांत के फ्लीट में तैनात किए जाने की तैयारी है। रोमियो को शामिल किए जाने से विक्रांत पर तैनात भारतीय नौसेना का बेड़ा और शक्तिशाली हो जाएगा। इसकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। MH-60R इंडियन नेवी में शामिल एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। रोमियो हेलीकॉप्टर इतना खतरनाक है कि ये पानी की गहराई में मौजूद पनडुब्बी से लेकर सतह पर मौजूद शिप को सटीक निशाने से तबाह कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में कॉम्बैट सिस्टम, मिसाइल, सेंसर और टॉर्पीडो लगे हुए हैं। इस हेलीकॉप्टर में AGM-114, AGM-119 मिसाइलें लगी हैं। इसमें मार्क 46, MK-50, MK-54 जैसे टॉर्पीडो लगे होते हैं। इसमें ऐसे सेंसर और रडार हैं जो दुश्मन के हर मूवमेंट को पकड़ सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, क्रूजर और एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किए जा सकते हैं। इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक टर्बोशाफ्ट इंजन लगे होते हैं। ये हेलीकॉप्टर एक बार की उड़ान में 830 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और रोमियो 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ भी सकता है। कहा जाता है कि रोमियो हेलीकॉप्टर इतना खतरनाक है कि दुनिया भर की नौसेना इसे अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। भारतीय नौसेना पहले ब्रिटेन के बने सी किंग चॉपर का इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन अब इसकी जगह रोमियो का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत ने इस हेलीकॉप्टर को अमेरिका से खरीदा है। भारत ने कुल 24 MH-60R हेलीकॉप्टर्स के लिए अमेरिका से डील की है। इसकी पहली खेप जुलाई 2022 में मिली थी। अब तक केवल 6 हेलीकॉप्टर भारत को मिले हैं। उम्मीद है कि बाकी के बचे हुए MH-60R हेलीकॉप्टर 2025 तक भारत को मिल जाएंगे। हाल ही में भारत ने विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट की पहली बार नाइट लैंडिंग कराई थी। रात में सफल लैंडिंग का मतलब है कि युद्ध के वक्त आप दुश्मन पर हमला करने के लिए दिन का इंतजार नहीं करते, बगैर वक्त गंवाए घातक हमला करते हैं। और अब भारतीय नौसेना ने MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर की कामयाब लैंडिंग कराकर स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना का सबसे ताकतवर योद्धा है। ये विशालकाय युद्धपोत बेहद घातक और आधुनिक हथियारों को अपने अंदर सहेज कर चलता है। हिंदुस्तान समंदर में अपने इस योद्धा की ताकत को और बढ़ाने की कोशिश में लगातार जुटा रहता है। हाल ही में आईएनएस विक्रांत में MiG-29K की नाइट लैंडिंग कराई गई थी। रात के अंधेरे में ये लैंडिंग विक्रांत की अपार शक्ति का प्रमाण है। विक्रांत के पास फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स का एक विशाल बेड़ा है और इस बेड़े में अब रोमियो हेलीकॉप्टर का नाम जुड़ गया है। इन दोनों हवाई योद्धाओं की विक्रांत पे लैंडिंग ने साबित कर दिया कि आईएनएस विक्रांत दिन और रात में दुश्मनों को हर मोर्चे पे मात देने के लिए तैयार है। नौसेना अपने इस बाहुबली की हिफाजत के लिए भी खास इंतजाम करती है। आईएनएस विक्रांत जब समंदर में लहरों पर सवारी करता है तो इसके साथ सुरक्षा के लिहाज से कई जहाजों का बेड़ा चलता है। हर जहाज की पोजीशन और विक्रांत से दूरी तय होती है। इस प्रोटोकॉल का बड़ी सख्ती और सावधानी से पालन किया जाता है। हिंदुस्तान की सेना की दमखम से पूरी दुनिया हैरान है। सेना हर मोर्चे पर युद्ध के लिए खुद को तैयार रखती है, लेकिन अब ये तैयारी पहले से ज्यादा असरदार साबित होगी। सेना ने थिएटर कमांड की ओर कदम आगे बढ़ाते हुए युद्धाभ्यास को लेकर एक बड़ा फैसला कर लिया है। अब से किसी भी एक्सरसाइज में तीनों सेनाओं को शामिल किया जाएगा, यानी तीनों सेनाएं मिलकर संयुक्त युद्धाभ्यास को अंजाम देंगी। इसकी शुरुआत अगले साल वायुसेना के युद्धाभ्यास वायु शक्ति के साथ हो जाएगी।
शौर्य और पराक्रम की तस्वीरें 2022 में हुए ऑपरेशन वायु शक्ति की हैं, जब वायुसेना ने युद्धाभ्यास में अपने दमखम का प्रदर्शन किया था। लेकिन अब अगले साल होने वाले वायु शक्ति अभ्यास की तस्वीरें बदल चुकी होंगी। पहली बार इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायु सैनिकों के साथ सेना और नौसेना मिलकर युद्धाभ्यास को अंजाम देंगी। आसमान में फाइटर जेट से वायु वीरों का पराक्रम दिखेगा। जमीन पर थल सेना युद्ध कौशल का परिचय देगी, तो समंदर में नौसेना के युद्धपोतों की गर्जना सुनाई देगी। ऑपरेशन वायु शक्ति तो तीनों सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास की शुरुआत होगी। अब से जो भी युद्धाभ्यास होगा, तीनों सेनाएं मिलकर जंगी अभ्यास को अंजाम देंगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। इस फैसले के बाद अगले साल होने वाला ऑपरेशन वायु शक्ति का पहला ऐसा युद्धाभ्यास होगा जिसमें तीनों सशस्त्र बल शामिल होंगे। नया थिएटर कमांड बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम बताया जा रहा है। थिएटर कमांड का सही इस्तेमाल जंग के दौरान होता है, जब तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल हो, क्योंकि युद्ध के दौरान तीनों सेनाओं के बीच तालमेल जीत का मंत्र होता है। जब तीनों सेनाएं सही प्लानिंग के साथ हमला करें, तो दुश्मन को संभलने का मौका तक न मिले। यही वजह है कि भारत सरकार जल्द से जल्द थिएटर कमांड को धरातल पर उतारने की कोशिशों में जुटी है। इससे तीनों सेनाओं में तालमेल तो बढ़ेगा ही, तीनों सेनाओं की ताकत भी बढ़ेगी। अब तक सेना, नौसेना या वायुसेना की एक्सरसाइज में सिर्फ उनके जवान और हथियार शामिल होते रहे हैं, लेकिन अब से किसी भी युद्धाभ्यास में तीनों सेनाओं के तत्वों को शामिल किया जाएगा। हालांकि समय समय पर तीनों सेनाएं मिलकर जंगी अभ्यास करती रही हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में तीनों सेनाओं का संयुक्त द्विवार्षिक अभ्यास एमफेक्स 2023 किया गया। एमफेक्स अभ्यास का पिछला संस्करण जनवरी 2021 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हुआ था। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच 2023 में थलसेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर ऑपरेशन किया। अंडमान और निकोबार में थलसेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बलों के संयुक्त युद्धाभ्यास को एक्स कवच नाम दिया गया है। देश में अभी तक एक ही थिएटर कमांड है जो अंडमान निकोबार में है। इसके अलावा और भी थिएटर कमांड की जरूरत है, जिसे तैयार करने की दिशा में युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं। भविष्य के हर युद्धाभ्यास में तीनों सेनाओं के जॉइंट ऑपरेशन का निर्णय इसी दिशा में उठाया गया एक अहम कदम है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपकी मुलाकात दिल्ली पुलिस के उन कांस्टेबल से कराते हैं जिनकी बहादुरी की चर्चा चारों ओर है। कांस्टेबल विवेक ने जिस तरह से बेखौफ होकर एक अपराधी को पकड़ा, उसके बाद उनकी काफी तारीफ हो रही है। दिल्ली पुलिस के इन बहादुर कांस्टेबल से बात की हमारी सहयोगी नीतू झा ने। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल का है। कांस्टेबल विवेक यादव की अपराध के खिलाफ लड़ाई लोगों को सचेत ही नहीं बल्कि हिम्मत भी दे रही। स्नैचिंग के इस मामले में सरे राह अपराधी को धर दबोचने वाले विवेक रानीबाग थाने में तैनात हैं। सामान्य दिनों की तरह ही कांस्टेबल विवेक इलाके में पेट्रोलिंग पर थे। तभी एक जगह लोगों को इकट्ठा देख वो वहां तो चले गए, लेकिन पता चला कि इलाके में कुछ बदमाश एक शख्स से उसका कीमती सामान छीन रहे हैं। कांस्टेबल विवेक को देखते ही वो सामान समेत वहां से भागने में कामयाब तो रहे, लेकिन हेलमेट पहने ये एक अपराधी वहीं छूट गया। ये जानते हुए कि अपराधी के पास पिस्टल है, ऐसे में वो अगर उसे पकड़ेंगे तो उनकी जान को भी खतरा है। इन सभी आशंकाओं को दरकिनार कर अपनी जान की परवाह न करते हुए कांस्टेबल विवेक ने इस अपराधी को धर दबोचा। विवेक के साहस और सूझबूझ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें सम्मानित भी किया। हमारी सहयोगी नीतू झा ने बहादुर कांस्टेबल विवेक यादव से उस जगह पर जाकर बात की जहां ये वारदात हुई थी। अच्छा, वो जो वीडियो वायरल हुई है, वो वीडियो किसने बनाई थी, ये भी एक बड़ा वीडियो बनाने वाला पीछे से कोई पब्लिक वाला था। मेरे को कुछ ऐसा पता नहीं है कौन थे कौन नहीं, लेकिन कुछ देर बाद मैंने जब उसको पकड़ा, वो पब्लिक वाले थे जो वीडियो बनाए थे, वो मेरे पास आए, बोलो कुछ हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए मैंने आपकी। तो उनके पास गाड़ी थी, स्विफ्ट गाड़ी, मैंने उसी गाड़ी में उनको बैठाया और अपने थाने में लेके गया उनको। अच्छा, जो वीडियो वायरल हुई है, जो हमने भी देखी है, उसमें आप यही बाइक चला रहे थे और आप
वो आदमी पैदल पैदल चल रहा था और आपने बिल्कुल उसको पीछे से धर दबोचा। जी जी जी, मैंने सोचा कि आगे से पकड़े तो कभी ये फायर ना कर दे, मैंने उसे इसलिए उसको पीछे से पकड़ा। ये ही वो जगह है जहां कांस्टेबल विवेक ने उस अपराधी को पकड़ा जिसके हाथ में पिस्टल थी और वो दिल्ली पुलिस के जवान को धमकी दे रहा था कि अगर रोकने की कोशिश की तो वो फायरिंग कर देगा। फिलहाल वो पुलिस के गिरफ्त में है। आगे की पूछताछ जो है वो जारी है। इसके बाद पता चल सकेगा कि कितने रुपए की स्नैचिंग हुई थी, क्या क्या स्नैचर्स लेके भाग रहे थे। लेकिन फिलहाल जो एक अपराधी है वो दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में है। विजय सत्या के साथ नीतू जागो, न्यूज़ टुडे दिल्ली। केदारनाथ में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 25 अप्रैल से लेकर अब तक 6.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ की यात्रा कर चुके हैं। भक्तों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति ने दर्शन का समय भी बढ़ा दिया है। अब रात में भी बाबा केदार के दर्शन की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। बर्फबारी, बारिश और मौसम की तमाम दुश्वारियों के बाद भी केदारनाथ में बाबा भोले के भक्तों का रेला बढ़ता जा रहा है। 25 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से अब तक 6.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ का दिव्य अलौकिक दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में श्रद्धालुओं के बढ़ते सैलाब को देखते हुए बद्री केदार मंदिर समिति ने दर्शन का समय बढ़ा दिया है। बाबा भोले के भक्त अब 24 घंटे में 22 घंटे मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रत्येक दिन 20,000 के पार तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में मंदिर खोलने का समय बढ़ा दिया गया है। दरअसल कोरोना काल के दौरान 4 धाम की यात्रा प्रभावित रही। यही वजह है कि 4 धाम, खास तौर पर केदार घाटी में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ को मैनेज करना जब मुश्किल होने लगा तो मंदिर समिति ने रात में भी दर्शन की सुविधा देने का फैसला किया, जिसकी वजह से केदार घाटी आने वाले श्रद्धालुओं को काफी राहत महसूस होने लगी है। प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे, रुद्रप्रयाग। भगवान राम के भक्तों के लिए गुड न्यूज है। मंदिर निर्माण का काम तेजी से हो ही रहा है। इस बीच रामलला की मूर्ति बनाने का काम भी अब शुरू हो गया है। गर्भगृह के लिए 3 मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही ये मूर्तियां बनकर तैयार हो जाएंगी। जिस खबर का राम भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिर वो शुभ खबर आ ही गई। राम मंदिर निर्माण को लेकर आए दिन खबरें आती रहती हैं, जिससे पता चलता है कि मंदिर का निर्माण कहां तक हुआ। इस बीच गुड न्यूज ये है कि गर्भगृह के लिए रामलला की 3 मूर्तियों को बनाने का काम भी शुरू हो गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसका ऐलान किया। रामलला की मूर्ति का निर्माण प्रारंभ हो गया है। 3 मूर्तिकार 3 अलग अलग पत्थरों पर मूर्ति बना रहे हैं। चंपत राय के ऐलान ने जहां राम भक्तों को खुशी से भर दिया, तो वहीं राम भक्तों के मन में ये सवाल भी उमड़ा कि क्या गर्भगृह में रामलला की 3 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि रामलला की 3 मूर्तियां आखिर क्यों बनाई जा रही हैं। राम मंदिर के लिए रामलला की 3 मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। इसके लिए कर्नाटक की 2 कृष्णशिला और राजस्थान के सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मूर्तियों को पूरी तरह से तैयार करने में करीब 4 महीने का समय लग सकता है। प्रतिमा बनाने के लिए मूर्तिकारों की 2 टीमें अयोध्या में हैं। कर्नाटक के मूर्तिकार GL भट्ट और राजस्थान के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे अपनी अपनी टीम के साथ निर्माण परिसर के पास वर्कशॉप में अलग अलग रामलला की प्रतिमा को आकार देंगे। इसके अलावा एक तीसरी प्रतिमा भी बनेगी। दरअसल श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने ये फैसला लिया है कि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा के लिए 3 विकल्प तैयार किए जाएंगे। इसमें ट्रस्ट जिस प्रतिमा पर मुहर लगाएगा वही गर्भगृह में स्थापित होगी। इस बीच एक और गुड न्यूज है। अयोध्या का श्री राम एयरपोर्ट भी जल्द बनकर तैयार होने वाला है। एयरपोर्ट का काम जुलाई तक पूरा हो जाएगा।
हवाई परिचालन के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया की भी शुरुआत हो चुकी है। DGCA से अनुमति मिलने के बाद अयोध्या में हवाई परिचालन शुरू हो जाएगा। लगभग रनवे का काम लगभग हमारा 95% काम पूरा हो गया है और बिल्डिंग का काम भी 70% लगभग पूर्ण हो चुका है और जल्द ही आप इस एयरपोर्ट को ऑपरेशनल होते हुए देखेंगे और उम्मीद है कि हम जुलाई 2023 के अंदर इस एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर देंगे। हवाई अड्डे से पहले राम जन्मभूमि पथ बनकर तैयार होने वाला है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने अधिकारियों के साथ पथ निर्माण की प्रगति का जायजा लिया। उम्मीद है 15 दिनों में इसका काम पूरा हो जाएगा। राम पथ के साथ राम जानकी पथ और भक्ति पथ का निर्माण भी किया जा रहा है ताकि श्रद्धालु राम मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर आसानी से पहुंच सकें। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के चमोली जिले में बसी फूलों की घाटी की। आज से विश्व विख्यात फूलों की घाटी खुल गई है। हालांकि कई 100 प्रजाति के फूलों से गुलजार रहने वाली वैली ऑफ फ्लावर में फिलहाल 4-5 तरह के फूल खिले हैं। मौसम की वजह से तमाम फूलों के खिलने का इंतजार भी बढ़ गया है। हालांकि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वन विभाग यहां पर कई तरह की फैसिलिटीज दे रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बसी फूलों की घाटी नैना देवी राष्ट्रीय पार्क के दायरे में बनी और दुनिया भर में अपनी नैसर्गिक खूबसूरती के लिए मशहूर वैली ऑफ फ्लावर को 1 जून से खोल दिया गया। वैसे तो यहाँ जून से अक्टूबर के दरमियान 500 से ऊपर प्रजाति के फूल खिलते हैं, मगर इन दिनों 4 से 5 फूलों की प्रजाति पूरे इलाके को महका रही है, जिनको निहारने के लिए कुछ सैलानी पहुँच भी रहे हैं। इस बार हमने नए जो इंफॉर्मेशन बोर्ड हैं वहाँ पर लगाए गए हैं। इसमें फूलों के संबंध में किस माह खुलते हैं और किस माह खिलते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं, इसके विषय में जानकारी दी जा रही है। दूसरी चीज यह है कि यहाँ पर जो हमारा रास्ता है उस पर हम इस बार डेंजर पॉइंट पर अपने स्टाफ को तैनात कर रहे हैं, जो कि या पर्यटकों को आवागमन में सुविधा प्रदान करेंगे और किसी भी खतरे की स्थिति में सूचित कर पाएंगे। दरअसल जून महीने की 15 तारीख को वन विभाग एक वेबसाइट भी लॉन्च करेगी, जिससे वैली ऑफ फ्लावर के फूलों की तमाम प्रजातियों से जुड़ी जानकारी सैलानियों को मिल पाए। इसके अलावा भी कई और तैयारियां हो रही हैं। जैसे जैसे मौसम के चेतावनी आती है उस विषय में हम हर साल यह है कि कभी कभार 1-2 दिन के लिए बंद करने का प्रावधान भी है हमारे पास, तो हम उसको बंद कर देते हैं जिससे कि कोई भी अनहोनी घटना होने से बचे रहें। दरअसल इस बार मौसम की मार का असर फूलों की घाटी पर भी दिखाई दे रहा है। फूलों का जो 15 दिन खिलने का समय होता है वो इस बार दरअसल 15 दिन पीछे चला गया है, और क्योंकि अभी भी फूलों की घाटी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में सैलानियों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि लोकल प्रशासन की गाइडलाइंस या अलर्ट को जानकर ही सैलानी फूलों की घाटी की सैर करें। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग क्या क्या तरीके नहीं आजमाते, लेकिन अपने घर के वास्तु में बदलाव करके भी काफी हद तक गर्मी से निजात पाई जा सकती है। आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां कुछ ऐसा ही नेचुरल प्रयोग एक युवा आर्किटेक्ट ने किया। गर्मी की तपिश से बचने के लिए उनके इस नायाब प्रोडक्ट की आज इलाके में खूब चर्चा हो रही है। पुराने समय में लोग घर में झरोखे बनवाते थे, जिनकी खास तरह की आकृति गर्मियों के मौसम में घर या इमारत को ठंडा रखती थी। मगर ऐसी ठंडक आज सीमेंटेड घरों की चारदीवारी के अंदर लगे एसी कूलर की वजह से मुमकिन नहीं। लोगों की इसी समस्या को दूर करने की कोशिश की लखनऊ के आर्किटेक्ट अनंत कृष्णा ने, जिन्होंने कुछ ऐसी इको वॉल तैयार की। ये मिट्टी के घड़ों के जैसी आकृति है। अनंत के अनुसार इसमें एरोडायनेमिक्स काम करता है, यानी सरल शब्दों में समझें तो इसमें बने छोटे छोटे छेद में पानी पड़ता है तो ये बाहर से आने वाली गर्म हवा को ठंडी हवा में बदल देता है। अनंत ने इस इको वॉल को अपने ऑफिस में लगाया है। वो कहते हैं कि लोगों के लिए ये इको वॉल काफी अफोर्डेबल है। एक्चुअली काफी अफोर्डेबल है। एक तरीके से ये
तरीके का फुआरा या फाउंटेन है, और फाउंटेन की कॉस्ट लैक्स में होती है जब हम लोग प्रपोज करते हैं, तो उसके आगे तो ये कुछ हजारों का ही है और अच्छा खासा एरिया कवर कर रहा है। तो नेचुरल भी बहुत फायदे हैं, एस्थेटिकली भी खूबसूरत है, पानी की वो आवाज भी आपको सुनाई दे रही है, लोकल क्राफ्टमैन भी इससे एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज वन सोल्यूशन फॉर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वैसे तो गर्मी में ठंडक पाने का ये तरीका नेचुरल बताया जा रहा है, जिसे बकौल अनंत लोग बाग पसंद भी कर रहे, मगर साथ ही अनंत ये कहते हैं कि फिलहाल तो लोगों की एसी कूलर वाली आदत को एकदम बदलना मुमकिन नहीं। इतनी जल्दी वी कैन नॉट आस्क देम टू चेंज देयर हैबिट। अगर एसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी अचानक से शायद वो बदलाव नहीं कर सकते, पर हाँ लोगों ने इंटरेस्ट बहुत दिखाया है इसकी तरफ कि कुछ ऐसा हमें भी चाहिए, और कुछ ऑर्डर्स हैं, कुछ साइट्स हैं जहाँ पे हम लोग ये इंस्टॉल भी कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स तो काफी पॉजिटिव आया है अभी। अनंत के अनुसार गर्मी में ठंडक का एहसास देने वाली इस इकोवॉल को घर, गार्डन कहीं भी लगाया जा सकता है। देखने में बेहद सुंदर और सजावटी इकोवॉल को आज लोग खरीदने के लिए अनंत से संपर्क भी कर रहे हैं। बात होती है टेक्नोलॉजी की, उसके साथ ही साथ एस्थेटिक्स की, दोनों चीजें इसमें हैं, क्योंकि घरों में ऐसे खूबसूरत सजावटी जो स्ट्रक्चर हैं, घड़े वैसे देखे होंगे आपने, लेकिन ये सिर्फ यूं ही सजावट नहीं है, इससे राहत मिलेगी गर्मी में। और जो एसी लोग चलाते हैं जिससे बहुत ज्यादा बिजली का बिल भी आता है, और एक तरह से जो नेचुरल नहीं है, उससे भी आप इस तरह के जो वॉल है, इको फ्रेंडली जो एक तरीका है इको वॉल, उसको लगा करके आप राहत पा सकते हैं, उसकी जगह आप इसको लगा सकते हैं। तो ये एक तरीका निकाला है अनंत कृष्णा जी ने। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। अब आपको एक ऐसे ट्रेन के बारे में बताते हैं जिसे आज ही के दिन 94 साल पहले इंडियन रेल का हिस्सा बनाया गया था। इस ट्रेन की सालगिरह के मौके पर उसे फूलों से सजाया गया, केक काटे गए, खुशियां मनाई गई। ये भारत की पहली ऐसी डीलक्स है जिसे यात्रियों की सुविधाओं को ख्याल में रखते हुए तैयार किया गया था। पुणे रेलवे स्टेशन पर फूलों से सजी धजी ये ट्रेन आज पूरे 94 साल पुरानी हो चुकी है। इस ट्रेन का नाम है डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन का 94वां जन्मदिन पुणे रेलवे स्टेशन पर धूमधाम से मनाया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने केक काटा। डेक्कन क्वीन को भारतीय रेल में 1 जून 1930 में शामिल किया गया था। रेलवे पर शुरू की गई पहली डिलक्स ट्रेन थी। पुणे के नाम पर रखी गई इस ट्रेन का नाम क्वीन ऑफ डेक्कन पड़ा, मतलब दक्कन की रानी। शुरुआत में ट्रेन को 7 डिब्बों के 2 रैक के साथ पेश किया गया था, जिनमें से एक को चांदी में लाल रंग की ढलाई के साथ और दूसरे को सोने की रेखाओं के साथ शाही नीले रंग में रंगा गया था। मुंबई और पुणे के बीच डेक्कन क्वीन की शुरुआत तत्कालीन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर थी। भारतीय रेलवे के लिए डेक्कन क्वीन किसी धरोहर से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली एनसीआर में मौसम की गुड न्यूज लगातार जारी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में मई का महीना बड़े आराम से निकल गया। गर्मी से राहत का रिकॉर्ड भी बन गया। आगे की गुड न्यूज ये है कि जून महीने की शुरुआत ही कूल हो सकती है। यही नहीं, बारिश के चलते दिल्ली के लोगों को साफ सुथरी हवा की भी सौगात मिल रही है। मई के महीने में दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश ने लोगों को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। जगह जगह लोग इसका आनंद उठाते नजर आए। बादलों से पटा आसमान, रिमझिम फुहार, ठंडी सुकून देती हवा। लोगों ने कहा दिल्ली में उन्हें मसूरी का एहसास होने लगा है। बिल्कुल मसूरी की फीलिंग आ रही है। आज काफी प्लेजेंट मौसम है, विंडी बहुत है और पसीने बिल्कुल नहीं आ रहे, तो ऐसा लग रहा है दिल्ली में ऐसा होता नहीं वेदर यूजुअली। हाँ, दिल गार्डन हो गया बिल्कुल। तो आप आज मैं बताऊं तो ये मसूरी फील है, इससे बढ़िया मौसम मिल नहीं सकता और बड़ा गुड फील हो रहा है। ये आप मैं व्यक्त में बयान नहीं कर सकता। हमें मतलब कोई बाहर अदर स्टेट में टूर पे जाने की जरूरत नहीं है, यही मौसम का मजा ले। दिल्ली में मई और जून का महीना सबसे ज्यादा गर्म रहता है, लेकिन इस बार मई के महीने में कमाल हो गया।
बीच बीच में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के चलते मई के ज्यादातर दिनों में तापमान सामान्य से नीचे ही रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले कुछ दिन ऐसी ही रिमझिम बारिश होती रहेगी। आने वाले 3 दिनों में स्पेसिफिकली वेस्टर्न हिमालय रीजन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में 3 दिन फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड मीन 50% से ज्यादा स्टेशन और अप टू 100% स्टेशन में रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। इसके लिए हमने पूरा हिमालय रीजन के लिए आज के लिए हैवी रेनफॉल भी दे रखा है, मीन रेनफॉल 6.5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो सकती है। जैसे आपका क्वेश्चन एनसीआर दिल्ली के लिए था, तो एनसीआर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी आने वाले 2 दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी। पिछले कुछ दिनों पर नजर डालें तो दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही। बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं और मौका मिलते ही तेज हवा के साथ हल्की सी मध्यम बारिश हो जाती है, जिससे मौसम सुहाना हो जाता है। दिल्ली की बात करें, मेन जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, रेनफॉल एक्टिविटी है, इवनिंग और नाइट में ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और इसके अलावा आप टेम्परेचर्स का बात कर रहे थे, टेम्परेचर्स अगर आप पूरा हिस्से की बात करें, अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, सभी जगह हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी है, जिसके प्रभाव से क्या है कि टेम्परेचर सामान्य से काफी ज्यादा कम है। बारिश और तेज हवाओं की वजह से दिल्ली का मौसम सुहाना ही नहीं हुआ, बल्कि हवा की गुणवत्ता में भी काफी सुधार आया है। 2016 से लेकर 2023 की बात करें तो इस साल दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे बेहतर दर्ज किया गया है। इस साल 74 दिन ऐसे आए जब दिल्ली की हवा की क्वालिटी का स्तर गुड और मॉडरेट रहा। साफ है, दिल्ली में बारिश और तेज हवा लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर की फिजाओं में इसी तरह ठंडक बनी रहेगी, यानी लोगों को फिलहाल हीट वेव्स और गर्मी से किसी भी तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। विजय सत्या के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली की तरह पहाड़ भी झूम रहे हैं। मानसून की दस्तक से पहले ही पहाड़ों का मौसम बदला हुआ दिख रहा है। मई की गर्मी में पसीना नहीं बल्कि बारिश से लोग तरबतर हुए। जाहिर है ये मौसम गर्मी की तपिश से जरूर बचा रहा है, मगर मई खत्म होने के बाद भी पहाड़ों पे आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी का सिलसिला थम नहीं रहा। मई के महीने में हिमाचल प्रदेश में खूब बारिश हुई। बेमौसम बारिश ने यहां के बाशिंदों को परेशान कर दिया। राज्य के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मई महीने में अब तक सामान्य से 84% ज्यादा बारिश दर्ज हुई। बीते 19 सालों में मई में अब तक इतनी बारिश नहीं हुई थी, जिसका असर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से दिख रहा। रेनफॉल सामान्य से काफी ज्यादा है और कंटिन्यूस रेन है। और दूसरी बात यह है कि लगातार टेम्परेचर्स भी काफी कम है। तो 2 बातें होंगी, एक तो टेम्परेचर और दूसरा रेनफॉल। तो इससे तो फायदा ये है कि रिचार्ज पानी का अच्छा होगा है, वाटर कंजर्वेशन में मदद रही होगी, लेकिन साथ साथ में इसके नुकसान ये हुए हैं कि जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में और दूसरे जो सेक्टर्स है जहाँ पे अब बारिश की जरूरत नहीं थी, जैसे हार्वेस्टिंग हो रही है तो इस स्टेज पे बारिश की आवश्यकता नहीं होती है, तो काफी एरियाज में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहा होगा। मौसम विभाग ने बताया, मई महीने में पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय रहा। सूबे के कई इलाकों में बारिश का असर अभी 3 से 4 दिन रहेगा। कांगड़ा में भी लगातार बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया। बाजार हो या रिहायशी इलाके, हर तरफ आसमान से बरसता पानी। जहां लोग गर्मियों के लिबास पहने दिखने चाहिए थे, वहीं उनकी जगह ऊनी कपड़ों ने ली हुई है। कहने को गर्मी से राहत तो जरूर मिली, मगर लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में आ रही परेशानी से मानो बारिश को कोई वास्ता ही नहीं। खैर, लगातार हो रही बारिश के बाद धौलाधार माउंटेन रेंज को आप देख सकते हैं। यहाँ के पहाड़ बर्फ के आगोश में हैं। अब बारी उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम की, तो यहाँ भी बादलों से पूरा आसमान पटा हुआ है। मई महीने से यहाँ खूब बारिश हो रही, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि तेज हवा, मूसलाधार बारिश, बर्फबारी से 2-4 होते हुए चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के श्रद्धालु अच्छी खासी संख्या में पहुँच रहे हैं। चमोली में बीते 2 दिनों से मौसम विभाग की भविष्यवाणी के साथ ही बारिश शुरू हो गई है। 2 दिनों से जो बारिश हो रही है उससे पहाड़ी चोटियों पे अभी भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। देख सकते हैं पहाड़ी चोटियां सफेद दिखाई दे रही है। हेमकुंड साहिब या चमोली जनपद की जो भी ऊंचाई वाली चोटियां हैं वहां पे इस समय बर्फबारी हो रही है। आज मई का लास्ट दिन है और मई के महीने में इतनी ठंड पहाड़ों में इस बार देखने को मिल रही है। वहीं बद्रीनाथ धाम की यात्रा अपने पूरे चरम पर है।
बद्रीनाथ धाम के आसपास बाजार में चहलकदमी करते चाहे श्रद्धालु हों या फिर स्थानीय लोग, हर कोई इस मौसम का आनंद जरूर ले रहा। लेकिन ऐसे में मौसम की बेरुखी भी कभी कभी सहमा दे रही है। बावजूद इसके बद्री केदार मंदिर समिति ने बताया कि मई में ही 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि इस वर्ष लगातार मौसम प्रतिकूल बना हुआ है, धामों में बर्फबारी हो रही है, वर्षा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है और श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी भारी संख्या में धामों में पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो पहाड़ों का मिजाज इन दिनों आंधी, बारिश और बर्फबारी से बिगड़ा जरूर है। ये मौसम खेतीबाड़ी के लिए भी सही नहीं बताया जा रहा। लोगों को रोजमर्रा के कामों में दिक्कतें भी आ रही, लेकिन गर्मी से लोगों को ये भीगा भीगा मौसम राहत जरूर पहुंचा रहा है। कुछ जगह बारिश पिछले सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ रही, तो धार्मिक यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं के जोश के आगे मूसलाधार बारिश और बर्फबारी का जोर हल्का पड़ता दिख रहा है। शिमला से विकास शर्मा, कांगड़ा से अशोक रैना और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।